अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो में हम कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू एक्सप्लेन प्रॉपर्टी ऑफ वाटर जो है इसके ऊपर बात करेंगे। इस टॉपिक का मतलब ये है कि वाटर में जो है वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है। यानी एक तो कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे अगेन हाइड्रोजन, ये है कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड एटमों के बीच प्रेजेंट है, पर दो मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल के बीच यानी एक साथ जब वाटर मॉलिक्यूल होते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा तादाद में होंगे। तो यहाँ पे एक दूसरा मॉलिक्यूल होगा किस चीज़ का, वाटर का। मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे या इस तरह करता हूँ कि यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। अब हमें मालूम है कि इसके ऊपर पार्शल नेगेटिव है, इसके ऊपर पार्शल पॉजिटिव, इस तरह यहाँ पर भी यही केस है, पार्शल पॉजिटिव। तो इसके बीच होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्मॉल एटम है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और उस साइड पे हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो वाटर में कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पानी की जो प्रॉपर्टी बनती हैं, वाटर्स की जो प्रॉपर्टी बनती हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी बनती हैं इसकी, वो आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रॉपर्टी जो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं ये बाकी लिक्विड्स की भी है, लेकिन इसकी जो है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से उससे थोड़ी डिफरेंट है। तो सबसे पहले हमारे पास हमारे बुक में जो प्रॉपर्टी दी हुई है वो है हाई सरफेस टेंशन। क्या है? हाई सरफेस टेंशन। तो हाई से पहले सरफेस टेंशन के ऊपर आते हैं। सरफेस टेंशन के ऊपर हम ऑलरेडी एक डिटेल सी वीडियो भी बना चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं। उसके फैक्टर सारी चीज़ें उस वीडियो में हम कवर कर चुके हैं, पर यहाँ पे थोड़ा बहुत बताता हूँ कि कोई भी लिक्विड जो होता है, लिक्विड सिर्फ यहाँ पे वाटर की बात नहीं करता हूँ, लिक्विड वो क्या करता है, उसकी जो सरफेस वाली मॉलिक्यूल है वो अंदर वाली मॉलिक्यूल क्या करते हैं, उसको खींचते हैं। क्या करते हैं? खींचते हैं। क्यों खींचते हैं? ताकि सरफेस एरिया कम पड़ जाए, सरफेस एरिया कम हो जाए, इसी वजह से वो खींचते हैं। तो इसके ऊपर फोर्स लगता है और इसका जो ओरिजिनल पोजीशन है उससे थोड़ा ये नीचे की तरफ चला जाता है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। ये हर लिक्विड में होता है, पर किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। या यहाँ पे आप लोग इस तरह भी कह सकते हैं कि हर लिक्विड वो सरफेस एरिया कम करना चाहता है। सरफेस एरिया कम करने के लिए वो क्या करेगा, टॉप वाली जो मॉलिक्यूल है, मान लो ये एक सरफेस एरिया है किसी भी लिक्विड का, टॉप वाली मॉलिक्यूल अंदर वाली मॉलिक्यूल के खींचेंगे, इस तरफ भी खींचेंगे, इस तरफ भी खींचेंगे, इस तरफ भी खींचेंगे। तो यहाँ पे एक स्फेरिकल चीज़ बन जाता है, यानी इस लिक्विड से फिर स्फेरिकल वॉल्यूम बन जाता है, स्फेरिकल चीज़ बन जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, सरफेस टेंशन है, हर लिक्विड में होता है। ये ऑलरेडी हम डिटेल से भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो हमारे पास सरफेस टेंशन है ये वाटर का किस तरह है, वाटर का हाई है। यहाँ पे बात लिखी हुई है हाई सरफेस टेंशन। वाटर का क्यों सरफेस टेंशन हाई है? क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में जो 3 टाइप हम डिस्कस कर चुके हैं उनमें सबसे स्ट्रांग कौन सा बॉन्ड है, यानी वंडरवाल इंटरेक्शन है, लंदन डिस्पर्जन फोर्स है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग है। इस स्ट्रांग होने की वजह से इसका सरफेस टेंशन भी क्या है, हाई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बीच वाली मॉलिक्यूल है वो स्ट्रांगली सरफेस मॉलिक्यूल खींचते हैं, अंदर की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जब स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे सरफेस टेंशन भी ज़्यादा होगा। तो इसी वजह से वाटर का सरफेस टेंशन क्या है, ज़्यादा है। किसकी वजह से? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसी वजह से यहाँ पे वो
बहुत स्ट्रांगली सरफेस वाले मॉलिक्यूल खींचते हैं और वाटर की जो सरफेस टेंशन है उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती हैं, या इसमें सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा आ जाता है। यही वजह है कि वाटर के जो ड्रॉप होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, या वाटर सरफेस के ऊपर जो छोटे इंसेक्ट है वो भी इजीली उसके सरफेस के ऊपर जा सकते हैं, यानी वो डूबते नहीं हैं, फ्लोट करते हैं या उसके ऊपर इस तरह जाते। जैसे हम ज़मीन पे तो सेम टू सेम इस तरह कीड़े जो है या इंसेक्ट जो है वो भी वाटर सरफेस के ऊपर इस तरह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर में सरफेस टेंशन होती है, इसी सरफेस टेंशन की वजह से जो इंसेक्ट है वो वाटर के सरफेस पे चल सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी हमारी प्रॉपर्टी है यहाँ पे इस वीडियो में, यहाँ पे इस टॉपिक की, वो है हाई स्पेसिफिक हीट। तो हाई स्पेसिफिक हीट जो है, इसमें हम हाई जो है फ़िलहाल साइड पे रखते हैं। सबसे पहले हम स्पेसिफिक हीट की तरफ आते हैं। स्पेसिफिक हीट क्या है? कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट, यहाँ पे डिफिनीशन दिया हुआ है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। यहाँ पे मैं आप लोगों को अपने अल्फाज में बताता हूँ। मान लो हमारे पास एक बीकर है। क्या है? एक बीकर है, इसमें कोई भी लिक्विड पड़ा हुआ है, कोई भी है, वाटर नहीं है, फ़िलहाल वाटर आप लोग ना मान लें, कोई भी लिक्विड है, इसका टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो लिक्विड पड़ा हुआ है ये है 1 ग्राम। कितना है? 1 ग्राम। अब इसका टेम्परेचर यहाँ पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, पर मैं इसको इंक्रीज़ करूँगा। क्या करूँगा? इंक्रीज़ करूँगा ताकि ये 21 हो जाए। कितना इंक्रीज़ करूँगा? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं हीट दे दूँगा। हीट दे दूँगा तब ये क्या होगा, इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो सकता है। अब जितना हीट लगे, यहाँ पे हीट ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है, तो जितना हीट लगे ताकि इसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाए, और ये है 1 ग्राम सब्सटेंस, कोई भी लिक्विड है, तो इस चीज़ को हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट। फिर सुन ले, यहाँ पे द अमाउंट ऑफ हीट, वो वाला हीट जो हम यहाँ पे देते हैं ताकि इस लिक्विड का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाए। क्या हो जाए? बढ़ जाए। वो हीट हम यहाँ पे देंगे, तो इस चीज़ को हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। अब ये हीट ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है, ये डिपेंड करता है लिक्विड के ऊपर। तो यहाँ पे जो हमारे पास वाटर की है उसके साथ लिखा हुआ है कि इसका जो स्पेसिफिक हीट है वो हाई है। क्या है? वो हाई है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। इसके अलावा यहाँ पे स्पेसिफिक हीट को, इसकी जो यूनिट है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं किस यूनिट में? जूल। जूल एक यूनिट है किस चीज़ की? एनर्जी की या हीट की, मान लो। इसके अलावा ग्राम, यहाँ पे ग्राम इन्वर्स, ग्राम इन्वर्स, और यहाँ पे सेंटीग्रेड या सेल्सियस इन्वर्स। इस तरह भी लिख सकते हैं कि जूल पर ग्राम पर सेंटीमीटर, पर डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। लेकिन हम इसको ऊपर लेके आते हैं तो यहाँ पे इन्वर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये है स्पेसिफिक हीट की यूनिट। तो वाटर की ही स्पेसिफिक हीट क्या है? हाई है। क्यों? क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे जब हम हीट देते हैं और उसका टेम्परेचर, यानी यहाँ पे एक बीकर हमने लिया, उसमें 1 ग्राम वाटर है। कितना वाटर है? 1 ग्राम। और उसका जब हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हम कितनी हीट देंगे, कितनी एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे, दे देंगे 4.2 जूल एनर्जी हम क्या करेंगे? देंगे। जूल यहाँ पे ग्राम इन्वर्स डिग्री सेंटीग्रेड इन्वर्स, यानी 1 ग्राम। ये क्या है? 1 ग्राम। 1 ग्राम जब हम वाटर लेते हैं, उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत या टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो हम कितनी जूल देंगे? 4.2 जूल। तो ये बहुत ज़्यादा है। ये क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग
प्रेजेंट है, इसी वजह से इसका जो स्पेसिफिक हीट है वो हाई है। इसके अलावा बुक में बात लिखी हुई है कि इसकी जो है कुछ मेटल से भी ज़्यादा है। मेटल की 1 जूल ग्राम इन्वर्स सेल्सियस इन्वर्स है, यानी वाटर की कुछ मेटल से भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। इसके अलावा थर्ड वन जो हमारे पास प्रॉपर्टी बनती हैं, बाकी डिटेल भी दिया हुआ है थ्योरी, वो आप लोग ख़ुद पढ़ सकते हैं, इतनी महंगी चीज़ें नहीं हैं, वो आप लोग ख़ुद देख ले। तो नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है लो वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे लो वेपर प्रेशर में लो फ़िलहाल आप लोग इग्नोर कर दे। सबसे पहले हम वेपर प्रेशर की तरफ आते हैं। मान लो हमारे पास एक बीकर क्या है पड़ा हुआ है, बीकर पड़ा हुआ है और यहाँ पे इसमें लिक्विड प्रेजेंट है। अब वेपर प्रेशर जो है इसको हम ऑलरेडी डिटेल से भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ टच करता हूँ ताकि आप लोग का रिवाइज हो सके, या आप लोगों ने अगर पढ़ा हो, ख़ुद पढ़ा हो, तो आप लोगों का अगेन रिवाइज हो जाए, तो बाद में फिर लो और हाई का आप लोगों को पता चल सकता है। तो यहाँ पे जब हम इसको क्या करते हैं, हीट देते हैं। मान लो ये क्लोज कंटेनर है, क्या है, क्लोज कंटेनर है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हीट देते हैं। हीट देने की रिज़ल्ट में यहाँ पे फ़िलहाल वाटर ना मान ले, कोई भी लिक्विड है, हीट देते हैं। हीट देने के रिज़ल्ट में यहाँ पे वेपर बनेंगे। वेपर बनेंगे तो वो वेपर यहाँ पे क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। पर यहाँ पे एक टाइम आ जाता है कि जितने वेपर बनते हैं उतने यहाँ पे कंडेंस होके वापस लिक्विड बनता है। ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम में आ जाती हैं। इस टाइम जो वेपर इस लिक्विड के ऊपर प्रेशर डालता है, इसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। समझ नहीं आई? फिर सुन ले। मान लो यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, क्या है, वाटर। इसको आपने हीट दे दिया, ये क्लोज कंटेनर है। वाटर के वेपर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। इनिशियली यहाँ पे वाटर वेपर यहाँ पे कम होंगे, क्या होंगे, इनिशियली यहाँ पे जो वाटर वेपर होंगे वो क्या होंगे, कम होंगे। लेकिन टाइम गुज़रने के साथ साथ वाटर वेपर ज़्यादा होते जाएंगे। और यहाँ पे एक और प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है, कंडेंसेशन। वाटर वेपर वापस क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं, उससे ड्रॉप बन जाता है और वापस गिरता है यहाँ पे। तो कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे वेपर भी स्टार्ट होते हैं। तो एक टाइम आ जाता है कि जितनी क्वांटिटी में यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल इवेपोरेट होते हैं उतने वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पे कंडेंस होते हैं। तो इस टाइम जो वेपर यहाँ पे इस लिक्विड सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, इसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। अब ये है लो। यहाँ पे वाटर के लिए, यानी वाटर के केस में अगर हम देख ले तो वाटर का वेपर प्रेशर लो है। क्यों? क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे किसी और मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट है, यहाँ पे और हाइड्रोजन भी है, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन भी है। इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि क्या है, कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये होता है स्ट्रांग। इसके लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है। एनर्जी रिक्वायर होती हैं तब ये ब्रेक हो सकता है। जब ब्रेक होंगे तो तब वेपर बनेंगे, फिर कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, वेपर प्रेशर होगा। तो ये जब पहले वेपर में कन्वर्ट नहीं होते, इजीली वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाते, वेपर यहाँ पे नहीं बनते या कम बनते हैं, तो इसका प्रेशर भी लो होगा। क्या होगा? प्रेशर लो होगा। स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यहाँ पे। स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल जो है वो फ्री नहीं हो जाता। फ्री नहीं होता तो वेपर नहीं बनेंगे, या अगर फ्री होते हैं तो बहुत कम मिकदार में फ्री होते हैं। यहाँ पे स्ट्रांगली ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को पकड़ा हुआ है, तो बहुत स्मॉल अमाउंट में यहाँ वेपर बनेंगे। स्मॉल अमाउंट में वेपर बनेंगे तो यहाँ पे वेपर प्रेशर भी लो होगा, ज़ाहिर सी बात है। तो इसी वजह से वाटर जो है इसकी वेपर प्रेशर क्या है, लो है। क्या है? लो है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है
वो है हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो यहाँ पे वाटर जो है इसकी जो वेपोराइजेशन है वो हाई है, लेकिन हाई से पहले आप लोगों को मुझे पता है कि वेपोराइजेशन में आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा। अब वेपोराइजेशन अगर आप लोगों को याद हो, जब हम इवेपोरेशन डिस्कस कर रहे थे उसमें भी मैंने वेपोराइजेशन बताया था, डिफ़ाइन भी किया था। इवेपोरेशन में क्या होता है, मान लो हम यहाँ पे एक बीकर लेते हैं, उसमें कोई भी लिक्विड प्रेजेंट है इसमें। अब यहाँ पे लिक्विड जो होते हैं उसके जो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल है बीच में, वो चले जाते हैं टॉप पे। टॉप पे जब आ जाते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है नीचे वाली मॉलिक्यूल के साथ वो ब्रेक करता है और ये एवेपोरेट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते थे, अगर आप लोगों को याद हो। या यहाँ पे मान लो हमने वाटर लिया हुआ है, इस गिलास में वाटर प्रेजेंट है। चंद दिन बाद अगर आप लोग देख ले, आइए इसको आपने सूरज पे रखना है या कमरे में रखना है, तो 3-4 दिन के बाद आप लोग देख ले, पहले यहाँ तक थी वाटर, कुछ दिन के बाद ये यहाँ तक आ जाएंगे और चंद दिन के बाद ये बिल्कुल ख़ाली भी हो सकता है। तो यहाँ पे ना आपने हीट दिया हुआ है ना कुछ नहीं किया, पर यहाँ पे ये फिर भी ख़ाली हुआ। क्यों? क्योंकि सरफेस वाले मॉलिक्यूल कंटिन्यूसली एवेपोरेट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। इसके अलावा दूसरा है वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन से मुराद कि यहाँ पे जब हम हीट दे दें और तब यहाँ पे इसकी वेपर बन जाए और ये उड़ जाए, इस प्रोसेस को हम वेपोराइजेशन कहते हैं, यानी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। वो पहला जो इवेपोरेशन है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ख़ुद ब खुद होता है। आजकल गर्मी है, जब आप लोग बाथरूम में जाते हैं, हमारे यहाँ तो यहाँ पे ड्रम हम होते हैं, उसमें पानी प्रेजेंट होते हैं और उस पानी के ऊपर हम नहाते हैं। तो ड्रम जो है या यहाँ पे एक इस तरह बड़ा बीकर होता है। मैंने ख़ुद नोट किया हुआ है कि ऊपर वाले यहाँ पे जो इस सरफेस वाले मॉलिक्यूल या वाटर जो होता है वो गर्म होते हैं, वो पानी क्या होते हैं, गर्म होते हैं। थोड़ा सा नीचे जब हम चले जाते हैं या ये पानी जब हम ख़त्म करते हैं तो नीचे वाले पानी ठंडे हो जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि टॉप वाले मॉलिक्यूल जो है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होती हैं और इसलिए टॉप पे आ चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से उसकी जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। और अगर आपने इसको खुला छोड़ा ड्रम से और उस ढक्कन को आपने हटा दिया तो ये एवेपोरेट हो जाते हैं, ख़ुद ब खुद ऊपर चले जाते हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये है नेचुरल फिनोमेना, इसको हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं। पर अगर हम यहाँ पे हीट दे दें, मान लो आपने एक देगची क्या कर दिया, जो चूल्हा है उस पर रख दिया, यहाँ पे हीट दे दिया, तो घंटा 2 घंटे के बाद यहाँ पे जो पूरी देगची हैं उसमें जो वाटर प्रेजेंट है वो गायब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप मुसलसल हीट देते हैं तो यहाँ पे वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इस चीज़ को हम वेपोराइजेशन कहते हैं। जब हम हीट दे दें यानी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो तो इसको हम वेपोराइजेशन कहते हैं। और इसके सामने लिखा हुआ है कि हाई हीट, यानी जब हम वाटर को यहाँ पे हीट देते हैं और उसको वेपर में कन्वर्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा हीट लगता है तो आप ज़्यादा एनर्जी देंगे, यानी आग लगाएंगे, तब ये ब्रेक होंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये ब्रेक होते जाएंगे और ये वेपर में कन्वर्ट होते जाएंगे। तो इस स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसकी जो वेपोराइजेशन है, वो वेपोराइजेशन में जो हीट लगता है वो हाई है। क्या है? हाई है, ड्यू टू स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हाई बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये क्या भला है, इसको भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे अगेन बताता हूँ। मान लो हमारे पास ये एक बीकर है, इसमें क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे लिक्विड प्रेजेंट है। अब जब लिक्विड को हम हीट देते हैं, क्या करते हैं, हीट देते हैं, तो सरफेस वाले मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मुसलसल ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना, यहाँ तक कि इसका जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तब यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। यानी यहाँ पे मॉलिक्यूल मुसलसल किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, वेपर में। ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, ये मुसलसल जो है इस वेपर को रोकते हैं और यहाँ पे मुसलसल वेपर बनते हैं। एक टाइम आ जाता है कि यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर या इससे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे वेपर मुसलसल एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। तो इस टाइम जो हम हीट देते हैं और जो टेम्परेचर होता है उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पे बात लिखी हुई है कि हाई बॉइलिंग पॉइंट किस चीज़ का, वाटर का। बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे क्यों हाई है, क्योंकि इसकी बीच प्रेजेंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है ताकि ये ब्रेक हो सके। ज़्यादा हीट जब हम देंगे तब यहाँ पे ये ब्रेक होगा तो ये वेपर में कन्वर्ट होंगे। वेपर में कन्वर्ट होंगे तो ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको नहीं छोड़ता, वापस बैक करते हैं, यहाँ पे जो वेपर बनते हैं। यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, अगेन हीट देंगे, अगेन एंड अगेन हीट देंगे, तब यहाँ पे पॉसिबिलिटी आ जाती है कि वाटर की वेपर प्रेशर वो बराबर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो इस टाइम जब हम नोट करते हैं जो हमें मालूम है वो कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, क्या है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। इस पे वाटर बॉयल हो जाता है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। इसके अलावा एक टेबल दिया हुआ है, इसके हवाले से आप लोग की बुक में पेज नंबर 167 पे प्रेजेंट है, वो आप लोग ख़ुद देख लें। एक दिया हुआ है डाई इथाइल ईथर, जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। इसके अलावा फिर इथाइल अल्कोहल दिया हुआ है, वो है 78.3। फिर मीथेन दिया हुआ है, उसका -164 है, और वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो वाटर का क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास एक यूनिक प्रॉपर्टी है किस चीज़ की, वाटर की, जो कि बहुत हैरानकुन प्रॉपर्टी है। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है, डेंसिटी की हवाले से। डेंसिटी जो है हमें मालूम है कि डेंसिटी किसके बराबर होती है, डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ पे इसके साथ यानी वॉल्यूम के साथ डेंसिटी क्या है, इन्वर्स रिलेशन रखता है, मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखता है। जब मास ज़्यादा हो उस सब्सटेंस का डेंसिटी ज़्यादा होती हैं, जब वॉल्यूम ज़्यादा हो तो डेंसिटी कम होती है, वॉल्यूम कम हो तो डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे वॉल्यूम के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन है और मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहाँ पे अगर हम वाटर में देख लें, एक लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा, चार्ल्स लॉ, वो पहले हम थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं कि टेम्परेचर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये वॉल्यूम, या वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इस तरह भी लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो साथ साथ वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो जाता है। इसके अलावा टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो जाता है, वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज़। अब वाटर जो है उसको अगर हम 1 ग्राम ले लें, कितना, 1 ग्राम वाटर ले ले, उसका टेम्परेचर मान लो 20 है, तो मान लो वाटर है H2O, इसका टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब यहाँ पे हम इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम पे क्या असर पड़ेगा, वॉल्यूम भी डिक्रीज़ होगा। वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा तो वॉल्यूम इसके साथ इन्वर्स रिलेशन रखता है। वॉल्यूम डिक्रीज़ करेंगे तो डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। मास अब यहाँ पे कांस्टेंट है, 1 ग्राम है, वॉल्यूम हम क्या करते हैं
डिक्रीज़ करते हैं, यानी इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं, वॉल्यूम खुद ब खुद डिक्रीज़ हो जाएगा। अब जब डिक्रीज़ हो जाएगा तो डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आते 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 यहाँ पे जब हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुँच जाते हैं, कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ पे ये, तो डेंसिटी जो है वाटर की मुसलसल बढ़ती हैं। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी जो डेंसिटी है वो है 1 ग्राम। कितना है? 1 ग्राम। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये वाटर की डेंसिटी है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यहाँ पे जब हम 4 से ऊपर जाएंगे तब यहाँ पे डेंसिटी डिक्रीज़ होती है। क्या होती हैं? डिक्रीज़, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ेगा तो यहाँ पे डेंसिटी डिक्रीज़ होगी। वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी कम होगी, वॉल्यूम घटेगा, डेंसिटी बढ़ेगी। तो इसके बाद जब 4 से हम मज़ीद नीचे जाते हैं, यानी 3 पे आ जाते हैं, 2 पे आ जाते हैं, 0 पे आ जाते हैं, तो मुसलसल यहाँ पे डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती हैं। अब यहाँ पे इस लॉ के ऊपर अगर आप लोग फोकस करें, टेम्परेचर हम 4 से डिक्रीज़ करते हैं तो होना तो ये चाहिए था कि वॉल्यूम क्या करे, डिक्रीज़ कर सके। पर यहाँ पे वाटर में ये एक अजीब प्रॉपर्टी है कि 4 से जब आप टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है, डिक्रीज़ होने के बजाय इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेट्राहेड्रली ज्योमेट्री इख्तियार कर लेता है। मान लो ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे आसपास भी वाटर के मॉलिक्यूल है। अब आप 4 तक यहाँ पे टेम्परेचर को डिक्रीज़ किया आप लोगों ने, तो साथ साथ डेंसिटी भी इंक्रीज़ हुई। इसके अलावा यहाँ पे जैसे ही आपने 4 से टेम्परेचर डिक्रीज़ किया, मान लो 0 पे ले आया, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, एक मॉलिक्यूल वाटर का ये है, ये है, तो कुछ इस तरह ज्योमेट्री बन जाती हैं कि इसमें जो स्पेस है वो काफ़ी बढ़ जाता है। स्पेस बढ़ जाता है तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा तो यहाँ पे डेंसिटी वापस डिक्रीज़ होगी। 4 तक जब आप और डिक्रीज़ करेंगे तब डेंसिटी इंक्रीज़ होती हैं। जैसे 4 से आप लोग आगे जाएंगे, 3 पे आएंगे, 2 0 पे आएंगे, तो तब यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है। वॉल्यूम किसकी वजह से इंक्रीज़ होता है? यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल इस तरह अरेंज करता है सॉलिड स्टेट में कि उसमें जो स्पेस है यहाँ पे वो काफ़ी बढ़ जाता है। स्पेस बढ़ जाता है तो ज़ाहिर सी बात है कि वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। तो ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है किस चीज़ में, वाटर में, जो कि बाकी लिक्विड जो है उसमें आपको ये चीज़ नहीं मिलेगा। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे बाकी लिक्विड में तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो यहाँ पे डेंसिटी घटेगी। इसके अलावा बाकी लिक्विड में टेम्परेचर आप घटाएंगे, वॉल्यूम घटेगा तो यहाँ पे डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन वाटर के केस में इस तरह नहीं है। 4 तक इस तरह कहानी पॉसिबल है, पर 4 से जब आप नीचे चले जाती हैं तो कहानी एकदम चेंज हो जाती हैं। जज्बात, एहसासात वगैरह सब चीज़ें ये क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम अपना जो लेक्चर है उसको क्लोज़ करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो एनर्जी फेजेस है उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अल्लाह हाफ़िज़।